स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, गो टू माय फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जनरल पर्पस मीडिया इंटरफेस यानी कि जीपीएमआई, जिसके पीछे चाइना बहुत हल्ला कर रहा है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि हम लोग को बहुत सारा चीज कनेक्ट करना होता है। आप लोग में से किसी का भी उम्र 30 के आसपास होगा, पता होगा टीवी सब में ये सब करना पड़ता था। AV1 AV2 या बहुत पुराने में जाइए तो चैनल नंबर होता था। तो ये सब करने की जरूरत पड़ता है और बहुत सारी चीज को बहुत सारे और चीज से जोड़ते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर को स्टोरेज से जोड़ा जाता है, हार्ड ड्राइव हो जाए, SSD हो जाए, फिर आपका GPU से डिस्प्ले को जोड़ना हो जाए, फोन से कंप्यूटर को जोड़ना हो जाए, टीवी को ऑडियो वीडियो रिसीवर मतलब जिसमें बड़े बड़े स्पीकर सब लगते हैं वो सबसे हो जाता है। और ये सबको हम लोग सालों से करने का कोशिश करें। और टू बी फेयर मतलब समझ लीजिए कि 1980s में जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का बूम आया तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर लें जो सॉर्ट कर दे। क्योंकि ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कंप्यूटर के पीछे आपका ये पोर्ट है, वो पोर्ट है, वो पोर्ट है, हर चीज पोर्ट है, माउस के लिए एक पोर्ट है, कीबोर्ड के लिए एक पोर्ट है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। इतना फचांग होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप लोग जिनको याद होगा PS2 का ईरा में, मतलब वो पोर्ट का ईरा में माउस के लिए अलग पोर्ट होता था, कीबोर्ड के लिए अलग पोर्ट होता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियो वीडियो सेक्टर और कंप्यूटर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और मतलब ये फचांग बहुत सीरियस है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग लगे हुए हैं कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। तो बात करते हैं सबसे पहला जो सस्ते सही रास्ते पे चला है उसका है नाम USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये समझिए कि इससे पहले हम लोग के पास बहुत पोर्ट्स होते थे, बहुत ज़्यादा पोर्ट होता था। हर चीज़ के लिए अलग पोर्ट होता था। प्रिंटर है उसके लिए अलग पोर्ट है, जॉयस्टिक के लिए उसके लिए अलग पोर्ट है, कीबोर्ड के लिए अलग है, माउस के लिए अलग है, सबके लिए अलग पोर्ट आता था। लेकिन ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सल धीरे धीरे ये हो गया डेडिकेटेड पोर्ट फॉर एवरीथिंग। यानी कि आज के टाइम में आप कुछ खरीद रहे हैं, जनरली अच्छा चांसेस है कि आपके लैपटॉप में सिर्फ USB ही होगा और कुछ दिया भी नहीं जाता है। तो ये बहुत ये रहा क्या बोलता है सक्सेसफुल रहा पोर्ट्स को रिप्लेस करने में। लेकिन USB जो चेंज गया, मतलब कि USB हम लोग स्टार्ट किए थे USB 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, 4 पे भी चल रहे हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हो गए और चूंकि हम लोग USB से बहुत चीज करने लगे, यानी डेटा जो है बहुत हाई स्पीड कर दिए और पावर भी बहुत ज्यादा कर दी। यानी कि आज के टाइम में आप आराम से ऐसा USB-C केबल ले सकते हैं, USB प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 240 वाट तक दे सकता है। तो ये तो बहुत आपने कर दिया, ताकत बहुत बढ़ा दी, 40 Gbps 240 वाट आप कर दिए, बल्ले बल्ले। दिक्कत ये यही एक प्रॉब्लम बन गया है। यानी कि हर बार जो आप अपडेट करते जा रहे हैं, मतलब कि इतना सारे अपडेट्स जो हुए, ये अब ऐसा कर दिया कि बहुत सारा चीज जुड़ गया। अब आप USB खरीदते तो USB है भगवान जाने कौन सा USB है, कितना चलेगा, कितना स्पीड दे पाएगा। जैसे कि अगर एक टाइम में होता था जब USB 3.0 आया था तो सिंपल बात था, USB 2 3 खत्म, और कुछ था ही नहीं ये, और मतलब बैकवर्ड्स कंपैटिबल। अब उसके बाद हो गया 3 के बाद से हम लोग जब बहुत ज़्यादा नंबर उठपटांग हो गया तो उसको हम सिंप्लीफाई करने लगते हैं, बोलते हैं 5 Gbps है, ठीक है 5 Gbps USB 3 था, फिर उसे 10 Gbps है। तार उतना का उतना ही है, मतलब कंडक्टर काउंट एग्जैक्टली सेम है। तो वो आपको दो तरह के पोर्ट में आने लगे, वो USB-C पोर्ट में भी आने लगा, आपका USB-A पोर्ट में भी आने लगा। फिर उसके बाद आया आपका 10 Gbps के ऊपर 20 Gbps आपको USB-A में नहीं मिलेगा, वो USB-C में ही मिलेगा। अब उसके लिए आपको मदरबोर्ड में अगर आपका पीछे खूब सारा USB-C है, सब नहीं होगा, एक ही डॉट होगा। फिर उसके भी ऊपर आता है USB 40 Gbps, और वो बहुत रेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत अथाह महंगा है। तो ये जो कांस्टेंट अपडेट कर दिया, यही इशू बना दिया है कि बहुत सारा फचांग पड़ गया कि आप क्या खरीद रहे हो, क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वही है। तो रहा बात कि इतना ज़्यादा हम लोग पावर दे कैसे पा रहे हैं USB में। पावर तो आप समझ भी लो कंडक्टर के लिए कि मतलब ठीक है हम उसको ज़्यादा कंडक्टर दे देते हैं और वो सारे कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर लेगा। यानी कि 5 एम्प्स तक का एक मैक्सिमम करंट होता है। पावर डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, ऊट पटांग कोई कंपनी करे तो बात अलग है। पावर डिलीवरी का फुली ओपन है और 48 वोल्ट 5 एम्प्स, इससे ज़्यादा वो नहीं ट्रांसफर करेगा पावर डिलीवरी में। 3.1 पावर डिलीवरी में 5 एम्प से ऊपर अब तो नहीं है जाएंगे। और रहा बात जनरली अगर आपका तार में इंटीग्रेटेड IC नहीं है, मतलब चिप नहीं है, वो नहीं 3 एम्प से ऊपर जाएगा। वो सेफ्टी सर्किट के तौर पे बनाया गया कि 3 एम्प से ऊपर का है तो उसमें चिप रहना चाहिए, तभी आपका चार्जर और डिवाइस दोनों हैंडशेक करेगा, तभी जाके बिजली उतना दे पाएंगे। और हाँ ये बात एकदम सही है कि आपके तार में पूरा कंप्यूटर लगा हुआ है, और मजाक भी नहीं करिएगा, एक्चुअली तार में बहुत कंप्यूटर लगता है। और यही प्रॉब्लम होगा कि आप डेटा इतना ज़्यादा स्पीड से भेज रहे हैं और इतने सारे फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका तार जो है, मतलब एक्चुअल पोर्ट है, उसके अंदर आपको पहले कोएक्सियल केबल भेजना पड़ रहा है। कोएक्सियल केबल ऐसा होता है कि इसमें कंडक्टर है, उसके ऊपर इंसुलेटर है, जैसे आप लोग का पुराना डिश टीवी सबका आता था, एग्जैक्टली वही है, छोटा छोटा। तो पहले तो वही दाम बढ़ा दिया आपका, नॉर्मल कंडक्टर इंसुलेटर की जगह पे आपका कोएक्स केबल है, और उसके बाद आपको
इतना ज़्यादा उसको अप डाउन ऑन ऑफ कर रहे हैं, उसमें रीटाइमर डालना पड़ रहा है। यानी कि वो जब आपका कनेक्शन से कनेक्ट हुआ है और उससे जब सिग्नल आ रहा है, वो पहले ही लुच-पुच हो गया है। वो लुच-पुच सिग्नल ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। तो उसको लेके ये जैसे एप्पल का केबल का टेयर डाउन है, उसके अंदर रीटाइमर आईसी लेगा, उसको लेगा, साफ-सुथरा करेगा, चकाचक करेगा, पावर लेगा, ये आपका बिजली भी खाएगा, मतलब तार खुद बिजली खाएगा। तब जाके उसको एम्प्लीफाई करेगा, तब दूसरी तरफ भेजेगा, दूसरी तरफ दोबारा ये सब करेंगे, क्योंकि 2 मीटर या 4 मीटर में ही वो सिग्नल खराब होने लगता है, इतना हाई फ्रीक्वेंसी है। तो तब जाके वो दूसरी तरफ चलेगा। तो इसीलिए समझिए, ये सब तार का दाम जो 4000, 5000, 8000, 10,000 का क्यों आ रहा है? बात है उस तार में ही पूरा कंप्यूटर ठूंसा हुआ है। वो तार में आपको उतना छोटा सा भी बनाना है, उसमें आपको बिजली निकालना है, बिजली निकाल के रीटाइमर आईसी चलाना है, रीटाइमर आईसी लगा के कोएक्सियल केबल से सारा चीज़ भेजना है, और सारा चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी है, सेंसिटिव बहुत होता है। और ये सेंसिटिव दोनों तरफ है, यानी कि बाहर का सिग्नल भी इंटरफियर कर सकता है, ये भी दूसरों में इंटरफियर कर सकता है। वो आप करेंगे तो एफसीसी अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्योंकि आप समझिए, हर देश में एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसका काम होता है कि आप डिवाइस बना के सेल कर रहे हो, वो चिल्लाए नहीं, रेडियो स्पेक्ट्रम में वो चिल्लाए नहीं कि सर आप घर में कुछ कर रहे थे, उससे पता चला एरोप्लेन का नेविगेशन में एरर आने लगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इमिट कर रहा था, तो शील्डिंग दबा के डालनी पड़ती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कि हम लोग क्या शुरू में क्या था, यूएसबी कनेक्टर है, तार है, काम खत्म। फिर अब उसमें हो गया कि ऐसा डुअल साइडेड वाला कर दिया, जो ज्योमेट्री का बात है, ठीक है, चलो वो भी हो गया बल्ले बल्ले। अब हो गया कि भैया इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैंने नीचे एडम सैवेज का एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो दिया, कैट स्कैन किया हुआ इस तरह के केबल का, देखिए दिमाग से धुआं निकल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि इतना महंगा क्यों आता है। और रहा बात ये डेटा के लिए, अगर आप डेटा वाला नहीं चाहते कि आपका 10 जीबीपीएस तक, आपको ये सब की जरूरत नहीं है। 10 जीबीपीएस से ऊपर जाते हैं 20 में, हाँ नहीं मतलब छोटा तार 20 में उतना दिक्कत नहीं हुआ, लंबा तार तो चाहिए, और 40 बिना रीटाइमर के नहीं होने वाला है। पावर के लिए क्या है? पावर के लिए सीधा है कि अगर आपका आईसी है तो ही हैंडशेक होगा, क्योंकि अगर आईसी नहीं है, हैंडशेक 24 वोल्ट पे रुक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, 3 एम्प से ऊपर नहीं जाएगा। 24 वोल्ट 3 एम्प जो आपका पावर डिलीवरी का लोअर स्पेक्स है, 60 वाट या वो सब के आसपास में रुक जाता है कि नहीं सर, तार पे हमको भरोसा नहीं है। अब तार पे भरोसा है, तार में यानी PT 3.1 का आईसी है, तब बोलेगा भैया हमको 48 वोल्ट तक जाना है, 5 एम्प तक जाना है, जो लैपटॉप के लिए 2026 के एंड में लॉ में है। 2024 के एंड में लॉ डाला गया था कि सारे स्मार्टफोन को कर दिया जाए, इसीलिए एप्पल भी कर दिया। यूरोपियन यूनियन का लॉ है, 2026 लैपटॉप वालों को दिया गया है कि आप सारे लैपटॉप को USB-C पावर पे कीजिए, और उसी के लिए 240 वाट उन्हीं के लिए बनाया गया था कि सर 100 में, बोले सर 120 में हमारा नहीं होगा, तो बोले ठीक है हम 240 दे रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको रिमक्सिंग चिप चाहिए, और ये तो इतना सारा तिगड़म इसलिए चाहिए कि अब आप कोशिश कर रहे हो कि इससे PCI एक्सप्रेस का पोर्ट निकाल दें, आप कोशिश कर रहे हो कि डिस्प्ले पोर्ट हम निकाल दें, इसीलिए आपका USB-C, जैसे मेरे पास सैमसंग का S सीरीज है, उसमें ऐसा है कि सेम USB-C पोर्ट है, उसे निकालिए, डिस्प्ले चलाइए, और डिस्प्ले एक्चुअल कनेक्शन से जा रहा है, वो USB प्रोटोकॉल में छेड़खानी नहीं कर रहा, वो एक्चुअल पाइपलाइन है, बहुत लो लेटेंसी आता है। आप कोशिश कर सकते हैं, एक सस्ता मोबाइल लीजिए, उससे अपना HDMI लगा के चलाने की कोशिश कीजिए, वर्सेस जो भी एक ही 2 फोन आता है, जैसे मोटोरोला है और सैमसंग है, उसका जिसमें सपोर्टेड है उसमें डिस्प्ले निकाल के देखिए, लेटेंसी बहुत कम है, क्योंकि वो एक्चुअली सिग्नल भेज रहा है, मतलब GPU से सिग्नल बन रहा है, वो सिग्नल USB में जा रहा है और बाहर निकल जा रहा है। और जैसे आर्ड्रीनो में मैंने बताया था ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आर्ड्रीनो दे रहा है सर हमारा USB-C पोर्ट है, उसमें डिस्प्ले आउटपुट भी है, वो आजकल पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब फचांग क्यों डालना पड़ रहा है। टू बी फेयर, अगर छोटा तार है, बहुत छोटा, जरूरत नहीं है। लंबा तार है कि सर 1 मीटर है, स्पीड कम करो सर, पावर कम करो, तब हो जाएगा। नहीं सर हमको लंबा तार भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, पैसा साइन करो, 8,000 9,000 का साइन लगेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अब इतना फचांग हो गया कि बहुत महंगा है। दूसरी बात, सेल्डमली यूटिलाइज होता है, जो मेरे को दिल से गुस्सा लगता है कि सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर क्यों नहीं देते, डिस्प्ले आउटपुट दो यार। बट है, ये एक फचांग बन गया USB में कि सब चीज आपने फीचर दे दिया लेकिन यूज नहीं हो रहा, और वायरिंग का लॉजिक भी सही नहीं है। मतलब कि कहने को सब USB-C, अरे USB-C कौन सा 5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps, 40 Gbps, क्या है? डिस्प्ले अल्ट मोड है कि नहीं है, कैसा है? फचांग बहुत बढ़ गया है। पावर डिलीवरी का भी है, वही 60 वाट है यानी पावर का आईसी नहीं है, 240 वाट है यानी पावर का आईसी है। तो आप समझ लिए कि USB काम तो कर लिया कि सब चीज में USB आ जाएगा, वो हो गया, लेकिन उसका मतलब एक ही पोर्ट पे सब चीज करने की कोशिश हो गया कि तार बहुत महंगा हो गया है, और भगवान भरोसे आपको मतलब पूरा PhD करना पड़ेगा कि भैया ये इससे चलेगा कि नहीं। अब आते हैं HDMI में।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये आया था मार्केट में 2003 में। ये ऑलमोस्ट ब्लूरे का रिलीज़ होने का टाइम हो रहा था, तो उसी टाइम इसे उतारा गया था कि भैया ब्लूरे कनेक्ट कैसे करोगे? कंपोज़िट से कर सकते थे बट लाइक वो इंटरफेस आप प्रोग्रेसिव नहीं दे सकता था। तो इसीलिए ये एचडीएमआई का डेवलपमेंट साथ में चल रहा था। 2003 में आया और डिस्प्ले पोर्ट जो आजकल आप लोग का ये डेस्कटॉप सब में रहता है, लैपटॉप सब में भी मिलेगा, वो 2006 में आया है मार्केट में। अब रहा बात कि एचडीएमआई सब चीज़ कर सकता था। ये टीवी के पीछे का जो पूरा फचांग है उसको बोला हम पूरा खा जाएँगे और काम खत्म। अब बोलेंगे एचडीएम पीछे टीवी में कितना होता है? 3 ही तार जनरली अगर आपका सस्ता टीवी होगा तो 3 तार आपको पता होगा। पीला, लाल, सादा। आपका ऑडियो लेफ्ट एंड राइट और पीला कंपोजिट। महँगा टीवी होगा तो उसमें 3 टीवी वीडियो के लिए लगेगा जो है कंपोजिट वीडियो। आप डीवीडी प्लेयर से कंपोजिट निकाल के जाएँगे, वो ज़्यादा बेटर क्लियर फ़ोटो देता है। तो जिन लोग महँगा-महँगा टीवी खरीदते थे उनको था कि 5 तार लगता था, 5 तार लगता था। ये बोला कि 5 रहिए, 1 तार लगाइए, खुश रहिए। ये सब करता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ब्लू-रे में बहुत हाई क्वालिटी की मूवी आती है। मेरे पास एक ब्लू-रे है हिटमैन का। माय गॉड! वो आप सोचो ना, अरे फुल एचडी है क्या? ना, ना, नहीं, वो फुल एचडी अभी भी इस 4K टीवी में हम लगाएँगे, क्योंकि उसका बिट रेट इतना हाई है, कंप्रेशन इतना लो है, क्योंकि बोल रहे हैं आपको 22 गीगाबाइट का डिस्क दिया गया है। ऑडियो में कोई कंप्रेशन नहीं है। ऑलमोस्ट सारे फ्रेम है, मतलब उसमें H.264 का कंप्रेशन डेवलप उसी के लिए किया गया था। बहुत बढ़िया आता है, मतलब कि आपका 4K मूवी जो आ रहा है नेटफ्लिक्स से, वो 22 गीगाबाइट नहीं दे रहे, वो और एडवांस कंप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप शॉक्ड हो जाइएगा। कई बार को लगा अरे मैं 4K खरीदना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है। ब्लू-रे अभी भी बहुत चकाचक क्वालिटी देगा। तो कंपनी को था कि सर अगर हम देंगे तो सब लोग कॉपी कर लेंगे। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन एचडीएमआई में डाला गया है, यानी कि एचडीएमआई जो आईसी से बात करता है उस आईसी के अंदर एन्क्रिप्शन की है, ताकि आप कोई लीक नहीं कर ले। बट हैकर लोग बोले सर इतना नौटंकी ना करो, हम कर लेंगे। कंपनी बहुत मेहनत किया। हैकर लोग बोले अरे सर काहे तेल लगा रहे हो? तो कॉपीराइट है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारा फीचर होना था एचडीएमआई में जो नहीं हुआ सिर्फ इसलिए कि एन्क्रिप्शन डाला हुआ है। आप चाहोगे ना कि मतलब जैसे मेरा ये कैमरा, मैं कैमरा को लेके स्विच में डाल दूँ, स्विच मतलब एक स्विचिंग डिवाइस में कि भैया एक टीवी में दिखाओ, एक ठो लाइव स्ट्रीम में भेज दो, ये सब आराम से हो जाएगा। आप ऐसा प्लेस्टेशन के साथ करने जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एन्क्रिप्शन है उसमें। गेम को पायरेसी रोकने के लिए उसका एन्क्रिप्शन किया हुआ है। तब आपको खास तौर का चिप लेना पड़ेगा जो एन्क्रिप्शन खोल सके। तो वही कॉपीराइट दिया गया था एचडीएमआई में। ये ब्लू-रे का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए ऐसा किया गया था। और हाँ, ये दूसरा रहता है कि आप मान लीजिए कोई बॉक्स खरीद रहे हैं, उससे स्ट्रीम कर रहे हैं टीवी में और एन्क्रिप्शन नहीं है, तो सब लोग पायरेट वहीं से कर लेंगे। तो पायरेट तो अभी भी हो जाता है। हमको तो जेनुइनली शॉक लगता है कैसे पायरेट करते हैं आजकल, लेकिन कर लेते हैं। अभी फाउंडेशन का सीरीज़ रिलीज़ हुआ, अभी एप्पल के अंदर घुस के वो लोग फाइल लीजिए सर, फाइल लीजिए सर, टेक इट एंड गो। डॉल्बी विज़न फाइल निकाल देते हैं। हम लोग भाई क्या निकाल रहे हैं? वो भी है। बट कॉपीराइट उनको शांति के लिए चाहिए था, मिल गया। दूसरा ऑडियो दे दिया गया, यानी कि ऑडियो उसी में टू वे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो टू वे अलाउ किया गया, यानी कि आप टीवी में जैसे मान लीजिए कि मैं अभी फाउंडेशन देख रहा हूँ, तो टीवी में स्पीकर है, बहुत घटिया है। मैं आराम से थिएटर स्पीकर लगा देता हूँ, उसमें कैसे ऑडियो डालूंगा? इसी से निकाल दूंगा। जबकि इसमें ये है, क्या बोलते हैं, जो स्ट्रीमिंग हो रही है टीवी में हो रहा है, टीवी बाहर भेज सकता है ऑडियो। समझना मुझे, टीवी बाहर भेज सकता है कि सर हम समझ गए हैं कि आप हमारे स्पीकर से मन नहीं भरेगा, ओलेड है, पतला सा है, मन नहीं भरेगा, आप अच्छा अपना स्पीकर चलाओ, ऑडियो भेज सकते हैं। और उल्टा भी है, यानी मैंने ब्लू-रे प्लेयर है, उसमें आप लगा दिए 4K डिस्क, आप चलाना चाहते हैं, वो खा भी लेगा, बाहर भी भेज देगा। तो कॉपीराइट दे दिया ताकि बड़े-बड़े स्टूडियोज़ को शांति मिले। फिर आपको ऑडियो दे दिया, इस्तेमाल करने में हेडेक नहीं है कि आप स्पीकर लगा के चलाइए और स्पीकर से भी ऑडियो लीजिए। और 3 साइज़ मार्केट में अवेलेबल है। जो लोग मेरा कैमरा ट्यूज़डे वाला देखते होंगे उनको पता है। माइक्रो, जो भगवान जाने किसने बनाया, मिनी क्यों बनाया, फुल साइज़ बढ़िया है। फुल साइज़ सब लोग यूज़ करते हैं। ये कैमरा कंपनीज़ बहुत परेशान करती है। सोनी भी, कैनन भी। कैनन अब सुधरा है कि वो माइक्रो छोड़ के ये आया, क्या बोलते हैं, मिनी छोड़ के ये घुसा दिया फुल साइज़। अरे बहुत जल्दी टूटता है ये माइक्रो, मतलब आप समझ रहे हो, उतनी सुन में आप इतना 20-22 पिन डाल रहे हो, ट्विक टूट जाता है तुरंत, थोड़ा सा हवा लगा वो टूट जाता है। तो 3 साइज़ है मार्केट में, लेकिन टाइप ए पे ही आपको चलना है। और अब तो कैमरा सब में भी टाइप ए आने लगा है। अब रहा बात कि इसमें थैंकफुली जब तक आप बहुत तिगड़म नहीं कर रहे हैं, आईसी उसी नहीं लगता। जैसे मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ कि अगर यूएसबी लेना है और उसमें आप चाहते हैं 40 जीबीपीएस वाला, उसमें आईसी होना ज़रूरी है। यहाँ वैसा नहीं है, ये सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया है, डिस्प्ले आउटपुट के लिए। तो इसमें एक तो टाइमर रहता है जो आपका क्लॉक साइकिल रहता है, फिर दूसरा रहता है, आप जो ब्लू कलर का देखते हैं वो ब्लू चैनल है, रेड देखते हैं वो रेड चैनल है, ग्रीन देखते हैं ग्रीन चैनल है। इसीलिए इसका पाइप इतना मोटा है कि 40 जीबीपीएस क्यों चाहिए? 40 जीबीपीएस इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपका ग्राफिक्स कार्ड वीडियो को डिकोड करता है, तो डिकोड करके एक पूरा इमेज बनाता है। वो इमेज में क्या बना रहा है? आरजीबी, और सब में 8 बिट का डेटा देता है डीकम्प्रेस करने के बाद। तो बहुत मोटा हो जाता है पाइप। ये डायरेक्ट भेजता है, मतलब ये
डायरेक्ट भेजा डेटा, ये डायरेक्ट डेटा आपका डिस्प्ले उसको रेंडर करेगा, तो इसीलिए काफ़ी बड़ा था। और बाकी सारे पिन रहते हैं वो आपका इंक्रिप्शन के लिए, हैंडशेक के लिए, ऑडियो रिटर्न के लिए, वो सब के लिए डाला गया है। लेकिन ये तार मतलब तार है, इसमें पोर्ट है, तार है, काम खत्म। ये काफ़ी सिंपल है। और हार्डवेयर जितना भी तिगड़म होता है हार्डवेयर लेवल पे होता है, यानी कि जो आईसी है, जैसे इस टीवी के अंदर आईसी है वो तिगड़म करेगा, जो आपका डिवाइस है जो इससे बात कर रहा है वो तिगड़म करेगा। तार जनरली होशियारी नहीं करता है। यूएसबी वाले में तार बहुत होशियारी करता है, यहाँ पे तार होशियारी नहीं करता है। जनरली अगर कंपनी अच्छे से बनाई है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये HDMI है। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि टीवी कंपनी, जैसे मान लीजिए LG का मैंने प्लेट लिया है, इसमें 4 ठो HDMI है। HDMI फोरम को इनको पैसा देना पड़ता है, और सारी कंपनी जो उतने HDMI पोर्ट लगा रही है सबके हिसाब से थोड़ा सा पैसा ऐसा $1 या $2 है, देना पड़ता है। अब सोच लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी कितना लाख पीस टीवी बना रही है, हर टीवी में 4 ठो डाल रही है, बहुत पैसा देना पड़ता है। जो कि थोड़ा शॉकिंग बात है कि डिस्प्ले पोर्ट क्यों नहीं चल रहे। अब बेस्ट गेस यही आ रहा है कि डिस्प्ले पोर्ट का क्या बोलते हैं, वो सिक्योरिटी से स्टूडियोज खुश नहीं है, इसीलिए वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो कब का कंपनी लोग HDMI को छोड़ चुकी होती है, बट वही है, इसीलिए HDMI कोई छोड़ता नहीं है। डिस्प्ले कंप्यूटर के सारे डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले पोर्ट आते हैं, और अब जाके डिस्प्ले पोर्ट ऐसा हुआ है कि HDMI एक ठो जंप अप मारा है जो बहुत ज़्यादा पागल है, वो शायद डिस्प्ले पोर्ट से बेटर ले। डिस्प्ले पोर्ट बहुत टाइम से बेटर चल रहा है। अब बात करते हैं ये चाइना का जो पोर्ट आया है, ये आप देख रहे हैं मार्केट में, जनरल पर्पस मीडिया इंटरफेस, तो ये हल्ला कर दिया है। अब रहा बात इनका है कि चाइनीज डेवलपमेंट इंटरफेस है, और इसका है कि ये HDMI और बाकी सारे रिप्लेस, बेसिकली दो ही चीज़ आप बचा है, HDMI और आपका USB-C, ये दोनों को रिप्लेस कर देगा। अब रहा बात कि कैसे करेगा, ये तो मेरे को ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये खुद ही क्लेम कर रहे हैं 2 पोर्ट है। मतलब कि USB-C का क्या मतलब है, USB-C काम खत्म, सारा चीज़ USB-C होना चाहिए। यानी कि पोर्ट जो है उसमें मेल या फीमेल नहीं है, सारे USB-C ही हैं। टाइप A टाइप B नहीं है, सारे टाइप C ही हैं। यहाँ पे इनके पास है एक हाफ लेन है, एक फुल लेन है। मतलब कि टाइप C जो आपका 240 वाट पावर डिलीवरी है, और आपका एक तो टाइप B है जो 480 वाट देगा। ये वहीं पर कंपैटिबिलिटी अब ब्रेक कर दी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटर कंपैटिबल नहीं है, यानी कि उसको जैक को उसमें नहीं लगा सकते। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी इंजीनियरिंग वालों की कि जब USB 3 पहली बार कूदाए थे तो वो जो पोर्ट बनाए थे वो ऐसा था कि आप आराम से USB 2 लगा सकते हैं, उसी में USB 3 भी लगा सकते हैं। ये बैकवर्ड्स कंपैटिबल नहीं है। आप एक नया इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नहीं है, और आप ही का कंपैटिबिलिटी नहीं है कि टाइप A और B में, ये टाइप B और C में। इट्स लाइक सर, ये तो गाड़ी आप गलत खोल रहे हैं। ये मेरे को एकदम अजीब लगा कि एक तो आपका नॉर्मल टाइप C है जो 99% टाइप C ही है, यानी कि जो उसका जैक है, उसका जो पिन है, पिन स्पेसिंग है, वो टाइप C ही है, लेकिन उसमें आप डबल थिक एक तो बना दिए। इट्स लाइक सर क्यों? और ऐसा आपने नहीं बनाया कि डबल थिक वो सिंगल वाले पोर्ट में घुस जाए या सिंगल पोर्ट डबल वाले में घुस जाए। दिक्कत हो गया सर। ये मेरे को एकदम समझ। इनका है कि 50 पार्टनर्स आए हैं। अब 50 पार्टनर्स जो हैं बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, लेकिन 50 पार्टनर्स से बहुत बड़ा नाम सिर्फ एक ही 2 ठो है। TCL सबसे बड़ा नाम है, Huawei बड़ा नाम है। अब इसमें ना तो सोनी है, ना पैनासोनिक है, ना तो आपका बेसिकली जापानीज कोई नहीं है, अमेरिकन कोई नहीं है, यूरोपियन भी नहीं है। तो सर वो नंबर उतना बड़ा नहीं है, मतलब सुनने में बहुत लगा 50। सर HDMI फोरम में 500 है सर, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरे को वही दिक्कत लगा कि ठीक है 50 पार्टनर्स कूद रहे हैं, आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? मतलब दिक्कत वही है ना कि प्रॉब्लम हो गया, तार बहुत महंगे हो गए हैं, ये लाइसेंसिंग फी लेना पड़ रहा है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हो? मतलब एक होता है ना कि मैं ये समस्या को सुलझा रहा हूँ, आपका ऐसा तो कुछ है नहीं। पोर्ट तो आप डायरेक्टली वही यूज कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होगा वो उसी का होगा। दूसरी बात जो आप उसमें सब ठूस रहे हो, गारंटीड विदाउट अ डाउट उसमें भी रिटाइमर चिप लगेगा, उसमें भी आपको कोएक्सियल कॉर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या नया समस्या है जो आप सॉल्व कर रहे हैं? ये नहीं, ये कुछ नहीं। मतलब इनका हम एक नया स्टैंडर्ड बना, अरे सर पुराने में प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हो, पहले ये बताओ। हम कर रहे हैं ठीक है, क्यों, क्या गड़बड़ है, मतलब दिक्कत क्या है, पहले वो तो बताइए। दिक्कत इनका कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। तो बेस्ट बस यही आ रहा है कि चाइनीज को लोग को ये है कि हमको वो रॉयल्टी फी देने की जगह हम सबसे लोग से रॉयल्टी कलेक्ट करेंगे। इट्स लाइक सर HDMI बहुत बड़ा एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और डिस्प्ले पोर्ट जो कि सोचिए सब ग्राफिक्स कार्ड में आता है, सारे कंप्यूटर मॉनिटर में आता है, अभी तक वो टीवी नहीं छू पाया, तो आप कहाँ से घुस जाइएगा? अब बोल रहे हैं आपका 50 सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सर इसमें 50 में से 3-4 लोग का ही लोग नाम जानते हैं। सोनी अकेले बोलेगा सर ये क्या है, इंटेल बोलेगा सर ये क्या है, तोशिबा बोलेगा सर ये क्या है, सैमसंग बोलेगा सर इसमें हम नहीं है सर, सैमसंग नहीं है सर। तो
उतना उस तरह का कुछ आया नहीं। बस मेरे को बस वही लग रहा है कि हमारा रॉयल्टी जो हम HDMI फोरम को देते हैं वो चाइना में ही रह जाएगा। इट्स लाइक सर उतना बड़ा बात नहीं है। और दूसरी बात ये, आप स्विच करना चाहते हो तो स्विच करने में खर्चा होगा। सारी कंपनी जितने लोग टूल बनाए हुए हैं वो HDMI के लिए टूल बनाया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिलिकॉन नया खरीदना पड़ेगा। क्यों क्यों उतना खर्चा करेंगे? और आप अभी भी जो डेटा दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही है, जैसे बोले 240 वाट, सुनने में लगता है ओ 240 वाट, सर ये पावर डिलीवरी 3.1 है। 480 वाट बेसिकली आपने 2 कर दिया है। आलसी है, ऐसा भी नहीं कर दिया कि 2 किलोवाट है या 10 किलोवाट है, आलसी हो सर। तो लॉजिक वही रहता है कि मतलब सुनने में बहुत आधा अधूरा है, और जो दिखा भी आधा अधूरा चीज है। और ये 50 कंपनी में बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, बोले ना सैमसंग नहीं है, सोनी नहीं है, सर बचे क्या तब? सैमसंग सोनी अगर आप हटा दोगे तो मीडिया का बहुत बड़ा इंटरफेस गायब हो जाता है। अब बाय द वे अगर आपको नहीं समझ सोनी उतनी बड़ी बात क्यों है, कैमरा में आज भी सोनी ही चलता है। और मैं ये छोटे कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, टीवी न्यूज़ वाले कैमरा की बात कर रहा हूँ। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरल पर्पस मीडिया इंटरफेस जो है कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से आप स्टार्टिंग में ही वो धांधली कर दिए सर टाइप ए है, ये टाइप सी है, टाइप बी है। इट्स लाइक क्यों 2 टाइप है? अगर आप यही करते कि टाइप बी है काम खत्म, तो वो रहता कि ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप तो स्टार्टिंग से ही कन्फ्यूजन कर रहे हो, भैया चेक करो टाइप बी आउटपुट है कि नहीं। इट्स लाइक सेंस नहीं बन रहा है। बस वही लग रहा है कि हम लोग वो HDMI फोरम को पैसा नहीं देना चाहते। इट्स लाइक तो सर वो भी कर सकते हो, आप सीधे कूद जाओ डिस्प्ले पोर्ट में। ये अपना नया नौटंकी बनाने का क्या फायदा है? तो रहा बात की भविष्य में क्या हो सकता है, तो रहा बात की जितने भी कनेक्टर मैं देख रहा हूं अभी भी वो सारे 90s के डिजाइन में है। मतलब डिजाइन जो है, और टू बी फेयर बहुत सारा जो कनेक्टर्स आप आज देख रहे हैं, जैसे HDMI 2003 में मार्केट में है, तो ये एकदम आप श्योर हो सकते हैं कि 2003 में उसे बनाया नहीं गया है, बनाया गया वो कुछ साल पहले बना के टेस्ट करने में और सिलिकॉन डेवलपमेंट करने में बहुत टाइम लगा होगा। तो आराम से हो सकता है जो डिजाइन आप आज देख रहे हैं बहुत पहले से बनाया गया है। तो 90s में फिलॉसफी जो है अभी भी 90s में है। तो ये समझिए कि कंडक्टर जो है आपका कॉपर हो एल्युमिनियम हो, कंडक्टर जो है वो पावर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन सिग्नल के लिए नहीं है। और पहले ये दिक्कत नहीं होता था जब हम लोग का सिग्नल स्पीड ही कम था। अब दिक्कत बहुत होता है। अब आप चाहते हो कि 40 Gbps पे चलें, 80 पे चलें, 200 पे चलें, बात हो रहा है ये सब करने का। तो कॉपर बोलता है सर इतना स्पीड हम नहीं ले सकते, उतना ऑन स्पीड से आप फ्रीक्वेंसी भेजेंगे वो एंटीना के तौर पे बाउंस करने लगेगा, वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए रीटाइमर चिप देना पड़ता है। और वो भी उसका भी लिमिट है। और ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? सारे डेटा सेंटर में जाइए। उसमें क्या हुआ? वही हुआ कि स्पीड बढ़ाते जा रहे, सर 10 Gbps, ओए होए होए, सर उसको 100 Gbps, ओए होए होए, सर कॉपर नहीं होगा, शांति से तुम उसको ये करो, क्या बोलते हैं, फाइबर पे आ जाओ। तो लॉजिक वही है कि अगर आप एक भविष्य का पोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको यही करना होगा कि दोनों का बेस्ट लेना है। कॉपर आपको चाहिए क्योंकि उसी से पावर हैंडशेक होगा, और आप जैसे मान लीजिए कोई पोर्ट बनाते हैं, चाहते हैं कि मोबाइल चार्ज हो, तो वो ऑब्वियसली कॉपर होना चाहिए उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि सिग्नल चाहिए तो आपको फाइबर ऑप्टिक्स में आना ही पड़ेगा। तो वही है कि जैसे ये सारे कनेक्टर हैं, ये हाइब्रिड कनेक्टर्स हैं। जैसे ये मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। इसमें है कंडक्टर भी दिया हुआ है, फाइबर भी दिया हुआ है। यानी कि आप इसको लगाइए, आपका बिजली भी जाएगा और फाइबर भी जाएगा। फाइबर जाने से क्या फ़ायदा है? फाइबर आपका डेटा का समस्या सॉल्व कर देता है। टू बी फेयर इंटेल 2009 में यही पगला रहा था। इंटेल का जो थंडरबोल्ट का एक्चुअल उनका डिज़ाइन फिलॉसफी था वो यही था कि वो फाइबर ऑप्टिक पे चलेंगे। उनका था कि क्योंकि ये सबसे फाइनल सोल्यूशन है। आपने जैसे मान लिया इस पे खर्च कर दिया, ठीक है, आप इसका जो इंटरफेस है यानी जहाँ पे फाइबर को डिकोड कर रहे हैं, दोनों साइड में ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड में दोनों को छेड़ दीजिए, फाइबर जो का त्यों रहने दीजिए। जैसे कि आपका डेटा सेंटर में ऑलरेडी होता है कि SFP पोर्ट के पीछे सब लोग क्यों कूदते हैं? सर फाइबर लगा हुआ है, छोड़ो ना उसको, मत छुओ, SFP बदल दो, स्पीड बढ़ जाता है। सर ये आप मतलब 1990s में खरीदे 10 Gbps का मोबाइल टावर पे चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2010 हो गया, नई टेक्नोलॉजी आई, सर कुछ नहीं, सेम फाइबर निकालो, SFP पोर्ट बदल दो, उसको 10 की जगह 100 कर दो, लगा दो, चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो ये भी हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग करने लगे हैं कि सर एक काम करो, उसमें 5-6 ये वेवलेंथ भेजने लगो, 8 वेवलेंथ, 14 वेवलेंथ भेजने लगो, 14 पैरेलल लाइन चल रहा है जिसमें से कुछ नीचे कुछ अप, वो आप कर सकते हैं। तो फाइबर आपको उस समस्या से हटा देता है। जब तक आप फाइबर का कनेक्शन करते हैं, फाइबर को कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो HDMI का उस कंडक्टर है, ये उसका बड़ा भाई है, इसको कोई टेंशन नहीं है। सर हम बने हैं 10 Gbps के लिए, इसको कोई टेंशन नहीं है। सर आप हम पे 10 डालिए, आप हम पे 20 डालिए, आप हम पे 200 डालिए, वो सारे आप पे लिमिटेड है। जब तक ये सब सिंगल मोड फाइबर रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो भविष्य का कनेक्टर वही होना चाहिए। जैसे जापान में भी ये कनेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा था कि मतलब ये कोएक्सियल ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें बिजली रहेगा शील्डिंग में और उसके नीचे फाइबर रहेगा। तो आपका प्लस माइनस आपको चाहिए ताकि बिजली ट्रांसमिट कर सके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल ये हैंडशेक वायर रखना चाहिए। जैसे कि आप
यूएसबी सी पावर डिलीवरी देखते हैं तो उसमें बहुत सारा पावर लाइन है, लेकिन बहुत सारा सिग्नल लाइन है, सीसीएस करके सिग्नल लाइन है। वो सिग्नल लाइन का काम होता है इससे बात करना, आपका क्या बोलते हैं, चार्जर से बात करना कि भाई हमको इतना चाहिए। वो करने के लिए एक अलग पोर्ट है, ताकि गलती से भी ये अगर मान ली पावर आपका ऑन हो गया तो दिक्कत हो जाए ना। मान लीजिए आपका चार्जर आप ले लियो 20 वोल्ट वाला, आपका मोबाइल बोल रहा है भैया हमको 5 वोल्ट से ऊपर नहीं चाहिए, चार्जर 20 डाल दिया बूम हो जाएगा। तो इसीलिए चार्जिंग के लिए अलग से सर्किट बनाए। तो इसीलिए आप अभी जो मेन पावर लाइन है, 2 साइड हमेशा रखिएगा कि भैया हैंडशेक उसमें करो। और एग्जैक्टली यही चीज़ आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में भी रहता है। उसको आप कभी प्लग देखिए, बड़े बड़े प्लग रहते हैं और छोटे छोटे प्लग भी रहते हैं। वो छोटे प्लग हैं हैंडशेक के लिए, तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही है कि हम पावर देंगे। अरे सर दो, लेकिन पहले हैंडशेक करो, कितना वोल्ट चाहिए, कितना एम चाहिए, सब एग्री हो रहा है, सब कुशल मंगल है तो ही बिजली दो। तो ये अगर किसी कंपनी को, अगर ये चाइना बनाता तो मैं कहता भैया चाइना समझदार है। वो जो बना रहा है इसलिए सर आलसी हो आप, सीधे यूएसबी को ले कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो और सेम फीचर भी वही दे रहे हो। 99% लोग आपके बदलना भी नहीं चाह रहे हैं, बस आप चाहते हो कि हम कुछ करें, HDMI को पैसा नहीं दें। इसलिए सर मांगेंगे तो है तो देना तो पड़ेगा। और दूसरी बात, आप ऐसा कुछ करते कि हाँ भाई, जैसे बोले इंटेल का थंडरबोल्ट का ओरिजिनल प्लान वही था कि वो फाइबर में आउटपुट करेंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी 2009 की बात हो रही है तो वो रेडी नहीं था। अब रेडी हो गया है, अब आप कर सकते हैं। जैसे रिंग ऑसिलेटर सब बहुत आराम से ये सब सिग्नलिंग कर सकता है। तो और ये फ्यूचर प्रूफ का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। आपने ये जैसे मान ली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कनेक्टर सब है, कंपनी को कभी नहीं बदलना है। कंपनी को बस जहां पे लग रहा है वो डिवाइस बदलना है, फाइबर ऊपर को छेड़ना नहीं है। तार आपका सॉर्टेड है, इंटरफेस सॉर्टेड है। तो वही समझिए, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि मतलब हम भी सोच रहे थे कि अरे ये इतना कर देगा उतना कर देगा, देखे तो सर यूएसबी सी पोर्ट है और अल्ट्रा थिक यूएसबी सी पोर्ट है, और वहीं पे आप सबसे ज़्यादा कस्टमर को लॉस कर दिए सर। 2 पोर्ट लगाना पड़ रहा है, या तो सब लोग शांति से सी करेंगे, कोई बी नहीं करेगा, या सबको बी को करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? तो वही देखिए कि मतलब ये फाइनल फॉर्म है। अब देखिए इसका कस्टमर में कब तक आता है, लेकिन ये इंडस्ट्री पहुंच गई है, मेडिकल भी पहुंच गया है। सर इंडस्ट्री बोलता है सर शांति से फाइबर डालो, शांति से कॉपर डालो, खुश रहो, शांति से फाइबर डालो, कॉपर डालो, खुश रहो। अब देखिए आप और हम तक कब तक ऐसा आता है। इंटेल था, मैं कहूंगा कि इंटेल सही रास्ते पे चल रहा था, बट थोड़ा जल्दी था बेचारा। 2009 में उतना फाइबर ऑप्टिक को मिनिचराइज करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी चिप ऑन फाइबर सब जो होने लगा है तो अब ये पॉसिबल है, और उसमें आप बहुत आराम से कर सकते। सर आज ये 100 Gbps पे चल रहा है, 10 साल बाद आएंगे सर उसी कंडक्टर पे हम उससे ज़्यादा दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बिजली नहीं बढ़ा सकते, बाय द वे मैं क्लियर करता हूँ, बिजली नहीं बढ़ा पाइएगा। डेटा आप जितना बढ़ाना है बढ़ाइए फाइबर में, कोई दिक्कत नहीं, वह आपके टेक्नोलॉजी पे है। कंडक्टर का फिजिक्स फिक्स रहता है, वो तो बोलेगा सर हम मेल्ट कर जाएंगे, 5 एम से ज़्यादा भेजोगे या इतना वोल्टेज ज़्यादा भेजोगे। 50 वोल्ट से ऊपर आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो शॉक का लिमिट माना जाता है, यानी कि लो वोल्टेज कहने के लिए 50 वोल्ट से नीचे रहना है, उससे ऊपर हाई वोल्टेज है, इंसुलेशन महंगा हो जाएगा। तो यही समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा जब मैं खुदाई किया, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका चाइना का नया HDMI रिप्लेसमेंट, जो बहुत ही कम चांस है कि कुछ बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।